नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात खिलाड़ियों के साथ बर्ताव की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में, शौचालय में उनको भोजन देते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो 3 दिन पहले का है, जब वो अंडर 17 स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चली थी, जिसमें करीब 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब बताया जा रहा है कि जो खिलाड़ियों को खाना दिया गया वो घटिया क्वालिटी का था और ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने अब कुछ कदम उठाए हैं। जो क्षेत्रीय खेल अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है और हमने बात की है रेफरी प्रेम सिंह यादव जी से। यादव जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बताइए, हुआ क्या था, इस तरह का बर्ताव क्यों छात्रों के साथ? मैडम, वहां पे 17 मंडल के बच्चे आए हुए थे। सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता थी, राज्य स्तरीय। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ शिकायत की जाए। चावल कच्चे जरूर थे तो उन्होंने हटवा दिए गए। पूरी बना करके खिलाया था उन लोगों ने। रोटी की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं थी, एक ही चूल्हा था, तो उन्होंने फिर पूरी बनाया। पूरी हम लोगों को मिली, सभी खिलाड़ियों ने खाना खाया। चावल अलग बाथरूम में टॉयलेट के पास रखवा दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे चावल समझ के खाते लेते गए। लेकिन यादव जी, ये तस्वीरें तो साफ दिखाती हैं शौचालय के अंदर एक तो चावल रखे गए थे, पूरी भी कागज में शौचालय के अंदर ही रखी गई थी, वहीं पर छात्र आके ले रहे थे। फेंकवाने के लिए रखवा दिया गया था मैडम, क्योंकि चावल कच्चा था। उन्होंने देखा ये चावल कच्चा, ये नहीं खाया जा सकता, इसलिए शौचालय के उधर रखवा दिया था। तरणताल है, स्विमिंग पूल वहां पर। इतने संवेदनहीन कैसे हो गए भाई साहब? आप देखिए कि वो चावल आप कच्चे कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं को लेकर वो अपने प्लेट में लेकर खा रहे हैं। पूरी भी वहीं से लेकर खा रहे हैं वहां पर खिलाड़ी। मैडम, वो रात की पूरी थी जो अखबार में रखी थी, बाहर पूरियां बाहर निकल रही थी ताजी ताजी गर्म, और चावल उन्होंने हटवा दिया था, इसीलिए टॉयलेट के पास रखवा दिया था उसको फेंकवाने के लिए कि उसको हटाया जाए, कच्चे चावल ना खाएं, बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन यादव जी, आप तो या तो प्रबंधनकारियों को, अधिकारियों को बचा रहे हैं, और आप एक तरह से देखा जाए तो जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं आप। हाँ, रखे हुए मैंने भी देखे। अब कुछ बच्चों को जानकारी नहीं थी तो वो चावल ले भी रहे थे, उसको हटवा करके इसीलिए शौचालय के पास रखवा दिया गया था कि उसको हटाया जाए, फेंक दिया जाए। मैं किसी अधिकारी के दबाव में या किसी ऑफर, खेल के आदमी हैं, खेल के हित में बात करेंगे। अगर जो समस्याएं रहेंगी तो हम समस्या बतलाएंगे। आप कह रहे 17 मंडल के बच्चों के लिए खाना बनना था और एक चूल्हा था? नहीं, 17 मंडल के बच्चे थे। हाँ, सभी मंडल के बच्चे आते हैं जी। करीब 300 बच्चे होंगे। तो 300 बच्चों के लिए एक चूल्हा, कैसे होगा खाना? ये तो अपने आप में प्रबंधन साफ दिखता है। कैसा प्रबंधन था फिर? हाँ, वो उनकी फिर उन्होंने पूरी निकालना शुरू किया। हमने कहा भाई रोटी ऐसे एक चूल्हे से तो संभव है नहीं है सभी को मिलना, तो फिर उन्होंने पूरी तैयार की। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हालांकि आप कुछ कदम उठाए गए हैं, एक जांच कमेटी बना दी गई, लेकिन आप, क्योंकि आप रेफरी हैं, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? उन्होंने व्यवस्था संभाल ली थी, तो चावल हटवा दिए गए थे मैडम। अगर चावल नहीं हटवाते तो बच्चे खाते तो वो नुकसान खिलाड़ियों का होता। बच्चों ने आपसे मैडम, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। बच्चों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए और मिला भी है सभी बच्चों को। बच्चों ने आपसे क्या कहा था तब? सर ये चावल कच्चे हैं
तो मैंने वहां के जो एक स्टाफ के थे, तो मैंने ये चावल हटवाइए, ये कच्चा है। तो उन्होंने टॉयलेट में के पास में वहां रखवा दिया था कि कोई बच्चा ले नहीं, पूरी सब्जी रायता वगैरह यही खाए। मैडम जी, जब बच्चे कुछ आए, उनको नहीं है मालूम कि ये चावल है, तो चावल लेने लगे, कच्चे थे, जबकि उनसे मना किया था, लेकिन फोटो चावल लेते रहे। वो चावल बाहर रखा था, इसीलिए बाथरूम के पास रखवाया गया मैडम जी। चलिए यादव जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए एक तरह से धन्यवाद। लेकिन जो हमारे छात्रों के साथ बर्ताव होता है, जो प्रबंधन होता है, खास तौर से जो ग्रामीण परिवेश के हमारे छात्र आते हैं या हमारे जो खिलाड़ी आते हैं, तो ये बर्ताव है बहुत कुछ बोलता है। बहरहाल अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी मामले पर हमारे सहयोगी ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाते हैं। ये स्तब्ध करने वाली तस्वीरें हैं टॉयलेट के भीतर खाना रखने और परोसे जाने की। 4 दिन पहले सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान ये वाकया हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियां टॉयलेट के भीतर अलग अलग बर्तनों में रखे चावल और सब्जियां ले रही हैं। इनके पास एक कागज के टुकड़े पर छोड़ी हुई पूरियां दिखाई पड़ रही हैं। इस 1 मिनट के वीडियो में कैमरा पैन होकर यूरिनल और वॉश बेसिन दिखाता है और फिर उसके दरवाजे के पास फर्श पर रखे चावल की प्लेट दिखाता है। खिलाड़ी खाना लेकर बाहर जाते देखे जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में कामगार बर्तन उठाकर उसे बाहर ले जाता है जहां खाना पकाया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सहारनपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। उसने दावा किया था कि जगह की कमी से खाना चेंजिंग रूम में रखा गया था। नहीं, बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था। असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है, इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है, उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कई जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके खाने का व्यवस्था की जाएगी। कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी तरह तरह के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कायदे का इंतजाम नहीं कर सकती। वाईएसआर ने ट्वीट किया, यूपी में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया, क्या बीजेपी इस तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है? शर्मनाक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह ने इसे अपमानजनक बताया। इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई थी, इसमें एक जांच मैंने भी एडीएम-एफआर को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर 3 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है वो हम लोग शासन को भी अवगत कराएंगे। इस कहानी की सबसे अजीबोगरीब बात शायद ये है कि सरकारी अफसर ये बहाना मार रहे हैं या ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उनके पास और कोई जगह नहीं थी कबड्डी के खिलाड़ियों को खाना सर्व करने के लिए टॉयलेट के अलावा। सहारनपुर में अशोक कुमार और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इसकी बात में अब आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद। फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 15वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्र आत्मदाह की चेतावनी देते दिखे, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, उन्होंने वाइस चांसलर दफ्तर का घेराव भी किया। हंगामा पूरे दिन चलता रहा। एक रिपोर्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के दफ्तर की छत पर एक छात्र को गैस सिलेंडर और गैस कटर लेकर चढ़े देख हंगामा हो गया। वो आत्मदाह या आत्महत्या की धमकी देता रहा।
बाद में उसे एक छात्र की मदद से पुलिस ने नीचे उतारा। आयुष प्रियदर्शी है, इसकी हालत खराब हो गई है। इसने सिलेंडर लेकर बीसी ऑफिस पर चढ़ गया और कूदने जा रहा था। मैंने अपनी जान पर खेल के इसको पुलिस वालों के साथ जाकर मैं बचाया, लेकिन पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। एयू के गार्डों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा गया एयू के गार्ड द्वारा, जो कि छात्रों के साथ ही अन्याय है। अपने आंदोलन के 15वें दिन सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा छात्रों ने मंगलवार को वीसी दफ्तर का घेराव किया। कुछ और छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। कम से कम 100 छात्र पेट्रोल डाले हैं अपने ऊपर और पी भी लिए हैं, और यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पेट्रोल अपने पे डालेंगे। अगर हमारी मांग है 400% फीस वृद्धि के विरोध में। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को छात्रों पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से इन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। किसी तरह पुलिस भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी बात कराई जाएगी। कल की तरह आज भी इनका जो छात्र हैं इनका प्रदर्शन जारी था। तो उसी में कुछ छात्र उग्र हो गए थे, जिसके लिए यहाँ पर फोर्स बुलवाई गई और उनको समझा बुझा के बात की गई और उनको बताया गया कि संवाद के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है वो आगे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको पहुँचाएँ और इस तरह का उग्र जो किया गया वो ना करें, उग्र चीज़ें ना करें, और यही बातचीत की जा रही है। पिछले 15 दिनों से यह छात्र फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा है। फीस वृद्धि को लेकर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन ये मसला जिद से नहीं बल्कि आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फीस की तुलना करना कहीं से उचित नहीं है, और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी है तो फिर उसे भी समझ कर तय करना चाहिए। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एबीपी न्यूज़। और देश की बात में बात अब दिल्ली की करते हैं। CUET की परीक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की पहली लिस्ट 10 अक्टूबर के बाद आएगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चुनें, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका दाखिला छोटी छोटी ऑनलाइन गलतियों की वजह से हो नहीं पा रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सागर चौधरी CUET परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद नए छात्रों की दाखिले में मदद करते हैं। इनके पास रोज सैकड़ों छात्र अपनी समस्या लेकर आते हैं। मंगलवार को सागर चौधरी इन छात्रों की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन से मिलने पहुंचे। इनका कहना है कि कई छात्रों ने 3 ही विषय की परीक्षा दी, चौथा छूट गया। वो छात्र DU के दाखिले की रेस से बाहर हो गए हैं। CUET के परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती ठीक नहीं हो पा रही हैं। 250 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है, बाद में उनको पता चलता है कि वो योग्य नहीं है। 800 मार्क्स में तो उसका परसेंटाइल बन सकता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तो उसे भी एडमिशन दे सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर कोई मिस्टेक भी हो रही तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें एडमिशन अगर दिया जाए तो दे देना चाहिए। उधर परसेंटाइल और नॉर्मल नंबरों को लेकर साइंस के छात्रों के तमाम सवाल हैं। साइंस विषय की CUET परीक्षा देकर ह्यूमैनिटीज विषयों पर ऑनर्स करने वाले छात्रों के नॉर्मल नंबर कम आने की शिकायत है। इस वजह से उनको मनपसंद कॉलेज मिलने में दिक्कत है। इस बाबत छात्रों के सवाल लेकर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह के पास पहुंचे तो उनकी सफाई दूसरी थी। अब आप क्या कर रहे हो कि परसेंटाइल भी साथ में देख रहे हो। परसेंटाइल एक दूसरी व्यवस्था है, नॉर्मलाइज मार्क एक और अलग व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है, इसमें कोई एक सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी सरल नहीं है। अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे साइंस से, तब तो आपको कोई डिसएडवांटेज था ही नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रीम चेंज करके उधर आ रहे हैं, वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप कम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने लिया है आपका वही लागू होगा। उसका फर्दर नॉर्मलाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें तो इस तरफ के बच्चों को फिर नुकसान होगा। वो तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं है इस चीज का। वहीं जामिया विश्वविद्यालय और JNU जैसे विश्वविद्यालय
दाखिले के लिए अभी एनटीए से डेटा आने का इंतजार कर रहे हैं। सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर परिणाम आने के बाद में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन तक कराने में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां छात्रों ने की हैं, जिसके वजह से या तो अब वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं या फिर उनका साल खराब होने की नौबत आ गई है। एनटीए को चाहिए कि ऐसे छात्रों की परेशानी को जानकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे उनका साल खराब न हो। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको पुणे से ही एक जोमैटो डिलीवरी कथित तौर पर एक कहानी जो सामने आई है उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्कूल में हिजाब पहनने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान आज कर्नाटक सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों को भड़काया। हाईकोर्ट ने भी अनदेखे हाथ की बात कही थी। तो क्या है इस पूरे मसले पर क्या हुआ आज कोर्ट में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुनवाई जो है काफी अहम मोड़ पर पहुंच गई है और जल्द ही ये सुनवाई पूरी भी हो जाएगी। 8 दिन पूरे हो गए हैं और दिलचस्प दलीलें, जबरदस्त दलीलें देखने को मिली। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सवाल उठाए हैं कर्नाटक सरकार पर और कर्नाटक हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर यूनिफॉर्म के रंग की कैप यानी टोपी को अनुमति दी जा सकती है तो उसी रंग की हिजाब को अनुमति क्यों नहीं मिल सकती है। इसके अलावा ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने ये गलत तरीके से फैसला दिया, उसको ये फैसला नहीं देना चाहिए था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने जो सरकार की तरफ से किसी छात्र के शोध पेपर दिए गए उन पर तो भरोसा किया, लेकिन जब इसी तरह के कागजात दस्तावेज मुस्लिम पक्ष ने दिए तो उस पर भरोसा नहीं किया। ये भी बड़ी बात कही है कि सरकार संदेह से परे ये साबित करे कि हिजाब पहनना किस तरीके से नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खिलाफ जाता है। तो उधर कर्नाटक सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीधे तौर पर पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। 2021 दिसंबर तक कोई हिजाब नहीं पहनता था, कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन 2022 जनवरी में ये आंदोलन शुरू हो गया। छात्र छात्राएं जो है, कुछ बच्चे वो पीएफआई के इशारे पर काम कर रहे थे और हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है। इसलिए इसे बिल्कुल सही ये फैसला है और ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान से प्रोटेक्शन नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से दुष्यंत देवे ने कहा कि ये गरिमा की बात है हिजाब पहना मुस्लिम औरतों के लिए, जैसे कि हिंदू औरतें साड़ी से अपना सिर ढकती हैं, वो गरिमा में ही लगती हैं और ये किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, ये संवैधानिक उल्लंघनों का उल्लंघन नहीं करती। हिजाब से किसी को शांति को खतरा नहीं है, कोई शांति और किसी भी तरह की व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। तो काफ़ी बहस लंबी अभी चलेगी और अब जल्द ही इस मामले में सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी। किसानों से जुड़ी बात करते हैं। पुणे में कर्ज में दबे और बारिश से फसल बर्बादी झेल रहे एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अब एनसीपी कांग्रेस किसानों की आत्महत्या पर सरकार को घेर रही है। महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर हैं, मगर उनको इस हताशा से बाहर निकालने के उपाय नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र में बारिश से फसल बर्बादी की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इससे परेशान किसानों की आत्महत्या के मामले भी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक 42 वर्षीय किसान ने फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर खुदकुशी कर ली। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के वडगांव आनंद गांव में 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी नाम के किसान ने ये चिट्ठी लिखकर मौत को गले लगा लिया। इनकी प्याज की खेती थी, लेकिन फसल का संतोषजनक मूल्य नहीं मिलने से हताश थे। मरने से पहले केदारी ने खत में लिखा था, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है। क्या करें, हम प्याज को बाजार तक ले जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब। आपको उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करना होगा। आप कृषि पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। किसानों को क्या करना चाहिए? फाइनेंस वाले धमकाते हैं और सहकारी समिति के अधिकारी गाली गलौज करते हैं। न्याय के लिए हम किसके पास जाएं? आज मैं आपकी निष्क्रियता के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हूं।
कृपया हमें फसलों की कीमत दें जो हमारा अधिकार है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मोदी साहब। मी आशा शांताराम वाघमारे। बीते 7 सालों में 53,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, लेकिन हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान विरोधी कानून लाने वाले मोदी सरकार ने खेती की लागत बढ़ा दी और बजट का हिस्सा घटा दिया। कांग्रेस एनसीपी को केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का मौका मिला। पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है मोदी जी है और उनकी सरकार की विफलता है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था। दोगुनी करना तो छोड़ दीजिए, आज हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने की कोशिश करी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े, लेकिन कानून थोपे गए थे और उसके चलते किसानों की शहादत हुई। वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सीएम शिंदे के हाल के कई गणेश पंडालों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या के बीच राज्य की सत्ता में बैठे लोग पहले प्राथमिकता तय करें कि क्या मनाना चाहिए। पुणे में किसान की आत्महत्या से मैं आहत हूँ। राज्य में सत्ता में बैठे लोगों को जहां किसानों को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें ये तय करना चाहिए कि क्या मनाया जाए और किसकी सराहना की जाए। राज्य में सत्ता में रहने वालों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। एनसीआरबी ने देश में आत्महत्याओं को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया था कि साल 2021 में कृषि क्षेत्र से संबंधित 10,881 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5,318 किसान और 5,563 खेत मजदूर थे। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े सर्वाधिक संख्या में 37.3% लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। महाराष्ट्र के किसान मुख्य तौर पर कृषि कर्ज के चलते आत्महत्या करते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव मसला जो है वो गरमाया हुआ है। अब अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तो तैयार हैं, लेकिन वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है वो कुछ और महीने मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की दावेदारी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस की केंद्र की राजनीति में ही नहीं, पर राजस्थान में भी। बताया जाता है कि अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत जल्दी छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने आलाकमान से कहा है कि उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना मंजूर है और वो कुछ समय तक सीएम राजस्थान बने रहेंगे और फिर अपने नुमाइंदे को ये कुर्सी सौंपेंगे। जब से ये खबर सार्वजनिक हुई है कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, तब से अशोक गहलोत ने पूरा जो सवेरा है अपने निवास पर ही बिताया। सिर्फ दोपहर में वो यहाँ विधानसभा आए हैं उपराष्ट्रपति के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए। अशोक गहलोत राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि खेल में पत्ते बहुत जल्दी नहीं खोलते। सचिन पायलट कैंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। पायलट मुख्यमंत्री की दावेदारी में लंबे समय से हैं और कांग्रेस का एक वर्ग सोचता है कि युवा चेहरा को आगे करके कांग्रेस राजस्थान में अगला चुनाव जीत सकता है। जो हमारा जो राजस्थान में जिस तरह सरकार बनी थी वो सब लोग जानते हैं कि युवा चेहरा देख के बनी हुई थी। चेहरा जो खिलता हुआ चेहरा था उसको देखते हुए बनी थी। और माननीय अगर अशोक गहलोत जी अगर फॉर्म थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का संचार होगा। उनको एक्सपीरियंस है, संगठन चलाने का बहुत लंबा अनुभव है उनको। सरकार तो चला चुकी हो। देखिए राजस्थान में चलाते हैं तो युवा चेहरे को लाएंगे तो उसका आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो एक राय ये भी है कि पहले उन्हें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर अब तक छाई दुविधा पर नाम न छापने की शर्त पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कहना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर
10 जनपद को खुश करने की कोशिश में तो सभी जुटे हैं, लेकिन गांधी परिवार की इच्छा को समझकर, उसको आत्मसात कर उस पर पूरी तरह चलने को कोई एक भी तैयार नहीं। जयपुर से आशा कुमारी सिंह के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और जयपुर से ही अगली खबर भी है। जयपुर में बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन था। मवेशियों में फैली लंपी बीमारी को लेकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने राजस्थान सरकार के विरोध में पोस्टर पर लिखा था, राजस्थान का मुस्कुराता हुआ कल चाहिए, किसानों की समस्याओं का हल चाहिए। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुणे में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाली लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में जोमैटो की तरफ से आया डिलीवरी बॉय गिरफ्तार हुआ है। जोमैटो की सफाई भी आई है। जोमैटो ने कहा है कि हमारे ऐप पर ऑर्डर जरूर हुआ था, लेकिन डिलीवरी बॉय हमारा नहीं था। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ से बात की। पुणे के कोंडवा शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि एक 19 साल की युवती ने फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाया। डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी देने आया तब उसने उसकी जबरन उसका किस कर दिया। इस मामले की शिकायत दर्ज हुई और कोंडवा पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोंडवा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक जगन्नाथ जानकर जी। सर, क्या है ये मामला कि जो फूड डिलीवरी बॉय है उसको उसने एक युवती जो घर में थी उसको किस कर दिया जबकि वो डिलीवरी देने गया था? ये कोंडवा के एरिया में एक युवती कॉलेज के सिलसिले में रहती है एरिया में, तो इसने जोमेटो आपका जो पार्सल है खाने का ऑर्डर किया था। जोमेटो ऐप ने अपना इंटरचेंज करके वो डोंजो ऐप के जरिए उसको ऑर्डर पहुंचाया। वो ऑर्डर पहुंचाने वाला जो डिलीवरी देने वाला आदमी है उसने डिलीवरी उसको छोड़ने के बाद वो पानी पीने के बहाने उसको पानी लाने के लिए बोला। वो पानी लेकर आई। पानी लाने की और लेकर आने के बाद उसने उसको हाथ पकड़ा और उसको किस करने 2 बार किस किया। वो घटना घटने के बाद वो लड़की ने उसके फ्रेंड के जरिए पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दे दी और उसके शिकायत के बाद जो विनय भंग का जो केस है पुलिस स्टेशन में दर्ज किया और उसने जो आरोपी ने मोबाइल के जरिए उसको SMS किए थे उसके जरिए हमारा तपास अधिकारी और तपास टीम ने उसको रात को ही उस दिन गिरफ्तार कर लिया और वो उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया। तो अभी इसकी स्टेटस क्या है? वो अभी तक जेल के अंदर है या जमानत हो गई? कोर्ट ने उसको बेल आउट कर दिया है।